हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एकेडमी में आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। आज पुनः विदेशी आक्रमण लेकर आपके बीच YouTube के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ देखेंगे कि हम एक पढ़े हुए हैं विदेशी आक्रमण जो मौर्यों के पूर्व हुआ था। मौर्यों के पूर्व जो आक्रमण हुआ था वो प्रथम आक्रमणकारी ईरानी थे, इसके बाद यूनानी थे, और आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो विदेशी आक्रमण का दूसरा भाग है, अर्थात मौर्योत्तर भारत पर प्रथम आक्रमण। यहां देखेंगे कि मौर्योत्तर भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम हिंद यूनानी थे, जिनको इंडो ग्रीक भी कहते हैं। दूसरा शक पहलव थे, फिर इसके बाद कुषाण आते हैं और गुप्तों के काल में हुणों का आक्रमण होता है। तो अगर आपसे क्रम से पूछे कि भारत पर विदेशी आक्रमण के क्रम में कौन है, तो आप पहला कह सकते हैं कि पहला आक्रमणकारी ईरानी थे, दूसरा यूनानी थे, तीसरा हिंद यवन, इसके बाद शक पहलव, इसके बाद कुषाण और इसके बाद हुण। ये भारत में विदेशी आक्रमण का प्राचीन इतिहास में क्रम रहा है। इसका हम जानते हैं कि पूर्व मध्यकाल में अरबों का भी आक्रमण हुआ था, जिसका हम उल्लेख बाद में करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत पर विदेशी आक्रमण, जिसका मौर्य भारत का है। तो पहला आक्रमण क्या था? हिंद यवन या इंडो ग्रीक जिनको बोलते हैं। अब जानते हैं कि सिकंदर द्वारा बैक्ट्रिया को एक औपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। तो हिंद यूनानियों का जो आक्रमण हुआ या मौर्योत्तर भारत में जो पहला आक्रमण हुआ था, वह उस आक्रमण का अंकुरण बैक्ट्रिया से हुआ था। मीन्स सिकंदर द्वारा स्थापित बैक्ट्रिया से ही हिंद यूनानियों का आक्रमण शुरू हुआ था। और प्रश्न क्रिएट होता है कि आखिर हिंद यूनानियों ने ही पहले आक्रमण क्यों किए? आप जानते हैं कि बैक्ट्रिया, थोड़ा सा बैक्ट्रिया के बारे में उल्लेख करेंगे कि बैक्ट्रिया वर्तमान में अफगानिस्तान का उत्तरी हिस्सा है। बैक्ट्रिया सीरिया का एक प्रांत हुआ करता था। सीरिया से बैक्ट्रिया को 250 बीसी में डायोडोटस ने स्वतंत्र किया था। उसी तरह सीरिया का एक प्रांत पर्थिया भी था, जिसको स्वतंत्र करने का श्रेय अरसेक्स को है। अर्थात सीरिया से बैक्ट्रिया को स्वतंत्र डायोडोटस ने 250 बीसी में किया था। उस समय बैक्ट्रिया एक प्रमुख व्यापारी केंद्र था, बहुमूल्य धातुओं के खान हुआ करता था, एक उपजाऊ प्रदेश था। लेकिन वर्तमान में वह स्थिति नहीं है। तो प्रश्न खड़ा होता है कि हिंद यूनानियों ने मौर्योत्तर भारत में पहला आक्रमण किया, लेकिन पहला शासक कौन था? तो पहला शासक था डिमेट्रियस। 189 से 171 बीसी में इसने शासन किया था। भारतीय क्षेत्र साकल, जिसको सियालकोट बोलते हैं, सियालकोट को राजधानी बनाकर अपना विस्तार शुरू किया। और इसी डिमेट्रियस ने भारत में पहली बार स्वर्ण सिक्का जारी किया था। आप जानते होंगे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में पहली बार स्वर्ण सिक्का किसने जारी किया था? तो हिंद यूनानियों ने किया था, और वो था डिमेट्रियस। यद्यपि ईरानियों के द्वारा भी पश्चिमोत्तर में स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे। सोने के सिक्के सिगलाय और चांदी के सिक्के डेरी कहलाते थे। लेकिन मौर्योत्तर भारत में पहला बार स्वर्ण सिक्का इसी डिमेट्रियस ने चलाया था। इस हिंद यूनानी शासकों में
एक महत्वपूर्ण शासक हुआ मिनांडर। ध्यान रखेंगे कि मिनांडर की महत्ता इसलिए नहीं है कि वह शक्तिशाली शासक था, बल्कि उसकी महत्ता इसलिए है कि वह पहला एक हिंद रानी अर्थात विदेशी शासक था जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो पहली बार मिनांडर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उनके जीवन पर प्रकाश डालने वाली एक पुस्तक है मिलिंद पन्हो, यानी कि मिलिंद का प्रश्न। मिलिंद पन्हो से प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि बौद्ध विद्वान नागसेन और मिनांडर के बीच वार्तालाप है। बौद्ध विद्वान नागसेन मिनांडर के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उसी वार्तालाप का उल्लेख इस मिलिंद पन्हो पुस्तक में हुआ है। हिंद यूनानी शासकों में एक महत्वपूर्ण शासक थे एंटियालकिडस। एंटियालकिडस ने अपना राजदूत तक्षशिला निवासी हेलियोडोरस को भेजा था। कहां भेजा था? तो उस समय शुंग वंश के शासक काशी पुत्र भागभद्र के दरबार भेजा था। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हेलियोडोरस भारत में आया और विदिशा में गरुड़ स्तंभ स्थापित करके भागवत धर्म स्वीकार कर लिया। यानी कि दूसरा महत्वपूर्ण यूनानी जो भागवत धर्म स्वीकार किया। आप भी जानते हैं कि शुंग शासक शक्तिशाली शासक थे। पुष्यमित्र शुंग ने इसी डिमेट्रियस को पराजित करके अश्वमेध यज्ञ किया था। यानी कि पूर्व में विस्तार होने से शुंगों ने डिमेट्रियस को रोक दिया था और इनकी सीमा अभी भी साकल ही बनी रही। लेकिन हमें पढ़ना यह है, आजकल राजनीति से कम और कल्चर से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे कि यूनानी सभ्यता का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा। देखिए, यूनानी सभ्यता को हेलेनिस्टिक सभ्यता भी कहते हैं। यानी कि हेलेनिस्टिक सभ्यता का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। आप जानते होंगे कि यूनानी अपने आप को, अपने देश को हेलास और अपने आप को हेलेनिज कहते हैं, इसलिए इनकी सभ्यता हेलेनिस्टिक कहलाती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हेलेनिस्टिक सभ्यता का भारत में क्या प्रभाव पड़ा। तो मुद्रा प्रणाली में सुधार हुआ। अब जानते हैं कि पहली बार चित्रयुक्त और लेख युक्त सिक्का जारी करने का श्रेय इन्हीं हिंद यूनानियों को है। पहली बार स्वर्ण सिक्का भी जारी किया गया। ये यूनानी शब्द जो द्रंख है वही आगे चलकर दाम में बदल गया। ये भी जानते होंगे कि शेरशाह सूरी ने सोने का रुपया और चांदी का दाम चलाया था। वही द्रंख शब्द बाद में दाम में बदल गया। इनके सिक्के द्विभाषिक होते थे, ग्रीक में होते थे, अरामाइक होते थे। नेक्स्ट प्रभाव बड़ा गंधार कला पर प्रभाव। ध्यान रखेंगे कि आप जानते होंगे कि बुद्ध प्रथम मानव हैं जिनकी प्रतिमा मानवीय आकृति बनी थी, गंधार कला में बनी थी। बोधिसत्व मूर्तियों में सर्वाधिक मैत्रेय की मूर्तियां पाई जाती हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि गंधार कला में सर्वाधिक बोधिसत्व मूर्तियां किसकी पाई गई हैं? तो है मैत्रेय की। लेकिन हेलेनिस्टिक सभ्यता का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय ज्योतिष शास्त्र पर पड़ा। गार्गी संहिता में कहा गया है कि यमन यद्यपि बर्बर हैं लेकिन ज्योतिष के विद्वान हैं। आप जानते हैं कि भारतीय ज्योतिष के 5 सिद्धांत पैतामह, वशिष्ठ, सर्ग, पोलिस और रोमक, ये भारतीय ज्योतिष के 5 सिद्धांत जो हैं इनमें अंतिम 2 अर्थात पोलिस तथा रोमक पर यूनानी प्रभाव परिलक्षित होता है। मीन्स इनका उदय यूनानी प्रभाव से हुआ था।
आप जानते हैं कि सप्ताह का 7 दिनों में डिवाइडेशन, कैलेंडर का ज्ञान, ग्रहों का नामकरण आदि हम इन्हीं से सीखे हुए हैं। लेकिन भारतीय धर्म और दर्शन से यूनानी भी प्रभावित थे। देख रहे हैं कि मिनांडर और हेलियोडोरस जैसे लोग भागवत और बौद्ध धर्म स्वीकार किए, यानी कि भारतीय धर्म और दर्शन से यूनानी प्रभावित हुए। और हम चलते हैं दूसरा आक्रमण शक पहलव। तो ध्यान रखेंगे कि शक पहलवों का ही दबाव था। शकों ने ही मध्य एशिया में जब पांव फैलाना शुरू किया था तो बैक्टीरिया पर दबाव बढ़ा था और बैक्टीरिया से यौनों ने भारत में प्रवेश किया था। लेकिन जब शकों के पड़ोसी, ये शक के पड़ोसी कुषाण थे। शक मूलतः ये सिरदरिया है। शक मूलतः सिरदरिया, जिनको जैकजाडिस भी बोलते हैं, सिरदरिया के उत्तर में निवास करते हैं। जब इनके पड़ोसी कुषाणों ने इनको वहां से खदेड़ा, ध्यान रखेंगे कि 165 बीसी मध्य एशिया की हलचल तिथि है। 165 बीसी में जब कुषाणों ने शकों को खदेड़ा तो ये भारत की तरफ अग्रसर हुए। प्रश्न पूछा जाता है कि ये भारत में आने वाले शक कहां से आए थे? तो ईरान से आए थे। इसका प्रमाण हमें कान्हेरी अभिलेख से मिलता है। रुद्रदामन की पुत्री का अभिलेख है कान्हेरी अभिलेख, और इस कान्हेरी अभिलेख में रुद्रदामन की पुत्री स्वयं को कार्दमक वंशी कहती है। आप जानते होंगे कि कार्दमक ईरान में एक नदी है, उसी के आधार पर इसका नाम कार्दमक वंशी था। यहां पर इलायची सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ध्यान रखेंगे कि शक भारत में 2 शाखाओं में थे, एक उत्तरी और दूसरा पश्चिमी। उत्तरी जो शकों की शाखा थी उसका मुख्य केंद्र तक्षशिला और मथुरा था। तक्षशिला में जो शक थे उनके संस्थापक मोग या मोश माने जाते हैं, और भारत का प्रथम शक विजेता भी मोग या मोसू थे। दूसरा केंद्र मथुरा था। आप लोग सभी जानते होंगे कि मालवा के शासक विक्रमादित्य ने जब इन्हें खदेड़ा तो शकों की शाखा मथुरा चली गई थी, और इसी के उपलक्ष्य में भारत में ये विक्रम संवत 57 बीसी में ये भारत सरकार द्वारा भी इसको अपनाया गया है। ये विक्रम संवत चला गया था। दूसरा इनकी शाखा थी पश्चिमी शाखा। पश्चिमी शाखा का केंद्र नासिक था, जहां पर क्षरात वंश का शासन था। यहाँ का शासक मीन संस्थापक भूमक था, और इसी में आगे चलकर नहपान राजा हुआ था, जिसको सातकर्णी गौतमीपुर सातकर्णी ने पराजित करके उसके कोषागार पर अधिकार कर लिया था। और इनकी मुख्य शाखा उज्जैनी थी। शकों की जो मुख्य शाखा वो उज्जैनी थी। यहां पर कार्दमक वंशी शासक था। कार्दमक वंश के संस्थापक यशोमतिक थे, और इसी में जयदामन रुद्रदामन आदि शासक हुए थे। हमको मुख्यतः पढ़ना है शक शासक रुद्रदामन। रुद्रदामन का टाइमिंग 130 से 150 ईस्वी है। ध्यान रखेंगे कि इसके बारे में जानने का हमें महत्वपूर्ण स्रोत जो है उसका स्वयं का जूनागढ़ अभिलेख है। गुजरात का जूनागढ़ अभिलेख ये प्रथम संस्कृत गद्य का अभिलेख है। इसी से उल्लेख मिला हुआ है, हमें पता चलता है कि उसके अनार्त के गवर्नर सुविशाख, अनार्त मींस काठियावाड़, काठियावाड़ के गवर्नर सुविशाख ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। उसके लिए प्रजा से कोई टैक्स नहीं लिया था, और इसी के समय राजधानी उज्जैनी ग्रीनविच यानी कि नक्षत्र विद्या केंद्र बनी थी। इसे इस अभिलेख में भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक कहा गया है।
यह कई स्वयंवरों में भाग लेकर भारतीय राजकुमारियों से विवाह किया था, जैसे शाकवंशी, लिच्छवी, शातवाहन आदि राजकुमारियों से विवाह किया था। यह बहुत ही योग्य शासक था और कल्याणकारी कार्यकर्ता था। एक शासक का नाम आता है गोंडोफोर्निच। गोंडोफोर्निच ये पार्थियन कुलों का शासक था, जिसका हमें जानकारी उसके एक अभिलेख तथ्य वही से मिलती है कि इसी के समय तक्षशिला में सेंट थॉमस प्रथम सदी में ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए भारत आया था। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने वाला कौन था? वो थे सेंट थॉमस। सेंट थॉमस की बाद में दक्षिण में हत्या कर दी गई थी। इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूं और अगला पार्ट, तीसरा पार्ट आपके सामने दूंगा। धन्यवाद।